देखो अपने चल रहा था जीएसटी के अंदर स्टेटरी अपडेट्स। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि अब ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आपके 5 करोड़ से एक्सेस यदि आपका टर्नओवर है इन दी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड ऑनवर्ड, यानी 17 एंड 18 से आपके स्टूडेंट यदि अपन बात कर रहे हैं, यदि आपका टर्नओवर कभी भी 5 करोड़ से एक्सेस हो गया तो आपको ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। जैसे मैंने कहा ये लिमिट आपकी कम होती जा रही है, पहले थी 500, फिर 100, फिर 50, फिर 20, फिर 10, अब 5 करोड़ से एक्सेस यदि है तो आपको ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ई इनवॉइसिंग के अंदर मैंने कहा यदि कोई भी आप सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन यदि रजिस्टर्ड गवर्नमेंट को दे रहा है, जैसे मैंने कहा B2B सप्लाई की जैसे अपन बात करते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है और रजिस्टर्ड पर्सन में गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने यहाँ जीएसटी नंबर किस लिए है, सामने वाले का टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, सामने वाले का टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जीएसटी नंबर लिया है। तो ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट वहां पर भी इन ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, यानी सामने वाले का टीडीएस डिडक्ट करने के लिए जीएसटी नंबर लिया गया है तो स्टूडेंट वहां पर भी ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आपके आ जाएगी। तो वहां पर भी आपके ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि सामने वाले ने किस लिए नंबर टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है या पीएसयू ने अपने टीडीएस डिडक्ट करने वाले के लिए जीएसटी नंबर लिया है तो गवर्नमेंट क्या होगी, रजिस्टर हो गई, तो जीएसटी नंबर वहां पर ले रखा है तो वहां ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। आज इसके आगे बात करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स में। पेमेंट ऑफ टैक्स में भी स्टूडेंट यहां पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की बात यहां पर की गई है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अपन किस तरह से करेंगे। तो पेमेंट ऑफ टैक्स में इसने कहा गया कि जो भी अमाउंट आपने रॉन्गली अवेल किया है जीएसटी का, तो ऐसे केस में जीएसटी में कौन सा आईजीएसटी, तो आईजीएसटी का रॉन्गली यदि आपने अवेलेबल किया है तो आपको जितना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट है, उसको हटा दो और आईजीएसटी का पेमेंट करने में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी सबको हटा दो, हटा के फिर बचा हुआ बैलेंस इस केस में अपन को कंसीडर करना होता है। तो देखो स्टेटरी अपडेट में आया है उसका क्लैरिफिकेशन किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए क्लैरिफिकेशन दिया गया है स्टूडेंट आपके। आपने क्या किया है, रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट एंड रिवर्सल देयर ऑफ, तो हमने रॉन्गली अवेल किया है ऑफ आईजीएसटी, तो स्टूडेंट मेरे को पेमेंट करना है तो आउटपुट जैसे आईजीएसटी आता है तो इसके लिए मैंने स्टूडेंट आपको बताया था कि इसमें इनपुट कौन कौन सा यूज होता है, इनपुट आपके आईजीएसटी यूज होता था सर, याद है। यदि सीजीएसटी का इनपुट बचा हुआ तो सीजीएसटी भी यूज ले लो, एसजीएसटी बचा हुआ है तो उसका भी इनपुट ले लो, और लेने के बाद इनका टोटल लेस कर देते थे अपन, लेस करने के बाद जीएसटी पेबल आता था। तो इसी चीज को इंटरप्रेट करते हुए कहा कि आपके जितना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये इनपुट किसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितना अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है आईजीएसटी का, तो पूरा आईजीएसटी का ले लो, इवन सीजीएसटी का बच रहा है, एसजीएसटी का बच रहा है, वो भी आप यूज कर लो, और फिर ये पेबल बच रहा है, इसके ऊपर स्टूडेंट हमें इंटरेस्ट चार्ज करना होगा, यानी इंटरेस्ट इस पे चार्ज करेंगे। तो मैं जो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा वो इस
आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है, यानी इंटरेस्ट मुझे इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे चार्ज करना होगा। तो ये हमारे लॉ के अंदर दिया गया। तो आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने सिंपल वर्डों में आपको बता दिया कि यानी अपन रॉन्गली अवेल्ड कर रहे हैं आपके आईटीसी। अब मुझे रिवर्सल करना पड़ रहा है, रॉन्गली अवेल्ड किया है तो अब उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। तो रिवर्सल कर रहा हूं मैं, तो रिवर्सल कर रहा हूं तो उस पर इंटरेस्ट देना होगा। तो इंटरेस्ट फिर आपके जितना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा हुआ है उसको तो हटा दो रिवर्सल के टाइम पे, और हटाकर आईजीएसटी हटा दो, सीजीएसटी बचा है सीजीएसटी हटा दो, एसजीएसटी बच रहा है तो एसजीएसटी को हटा दो। हटाने के बाद जो अमाउंट बच गया उस अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये हमारे इस केस में कंसेप्ट बता रहा है। तो देखो अब अपन इसमें बात करते हैं, आपको लॉ के हिसाब से मैं समझाता हूं थोड़ा सा। इश्यूज दे रखे हैं। तो इतना लिखा हुआ है, लेकिन इसका क्रक्स जो मैंने आपको बता दिया वही आपका इसका क्रक्स निकल के आ जाएगा। तो इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने जो आपको करा दिया वही है। और दो इसके इश्यू दे दिए उन्होंने जिसके अंदर आपके कवर कर रहा है। दूसरा ये हो गया, फर्स्ट, वेदर इन केस द रॉन्गली अवेलमेंट ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट, यानी मैंने रॉन्गली अवेल कर ली, जो आईजीएसटी की क्रेडिट है उसको गलत तरीके से लिया है, गलत तरीके से लिया है बाय रजिस्टर्ड पर्सन। किसने लिया है? बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन। तो उसको रिवर्सल देयरफॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करनी है, मुझे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो यदि मैंने रॉन्गली अवेल्ड किया है आईजीएसटी को, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते वक्त जितना मेरे क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ पैसा है उसको मुझे लेना होगा, और आईजीएसटी के साथ साथ सीजीएसटी भी लूं, एसजीएसटी भी ले लूं, और इसको एडजस्ट करने के बाद फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूं। वेदर द बैलेंस ऑफ आईटीसी अवेल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, बैलेंस कहां पे दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अंडर द आईजीएसटी ओनली नीड टू बी कंसिडर और टोटल अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक, टोटल आईटीसी अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर द हेड आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी टेकन टुगेदर हैज टू बी कंसिडर। यानी मैंने कहा, मैंने यहां पर रॉन्गली अवेल कर लिया, तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ रहा है ना, तो इन सबका टोटल लगा लेना, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का सबका टोटल लगा के कंसीडर करना है यदि मैंने रॉन्गली अवेल्ड कर रखा है। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट बताएगा। तो रॉन्गली अवेल किया था इसमें पेमेंट करने के लिए, तो अब जब मैं देखूंगा तो इस केस में मुझे सबका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में टोटल लगा के नेट करना है। आईजीएसटी, इसका आईटीसी बात कर रहा हूं, आईटीसी पड़ा हुआ है किस किस का? आईजीएसटी का प्लस सीजीएसटी का प्लस एसजीएसटी का,
उसको देखते हुए करना होगा। सिंस द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर एनी ऑफ हेड आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कैन बी यूटिलाइज कर लो फॉर लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी, इट इज द टोटल आईटीसी अवेल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर द हेड IGST, CGST, SGST together. That has to be considered for calculation of interest. अंडर रूल 88B का जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रही है वो नेट पे लगेगी, यानी जितना भी आपके रिवर्सल किया, रिवर्सल करने के दौरान हमारे पास पहले से आईटीसी पड़ी हुई है तो उसको पहले एडजस्ट कर लो। टोटल आईटीसी यानी आईजीएसटी में सीजीएसटी भी यूज होता है, एसजीएसटी भी होता है, उन सबको ले लो। डिटरमाइन एज वेदर द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक fall below the amount of wrongly availed ITC of IGC and extend the balance in the electronic cash ledger has fallen below the said amount wrongly availed credit। यह हमारे इसके सिंपल है। इस तरह से अपन बात करते हैं। Thus in the case where the IGST credit has been wrongly availed and subsequently reversed on the certain date, then it will not be any interest, नहीं लगेगा। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पूरा अमाउंट पड़ा है, will the liability under section 53 if during the time period starting from the availment up to such reversal the balance of ITC in the electronic credit ledger under the head IGST, CGST और SGST taken together has never fall below नहीं होना चाहिए। हमारे पास सफिशिएंट पड़ा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट पैसा पड़ा हुआ है, ये ब्लो नहीं होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट है। Even if the available balance of IGST credit in electronic credit ledger individually fall below the amount of such wrongly availed IGST credit. However, when the balance of ITC under the head IGST, CGST and SGST then together fall below the wrongly availed the amount, तो इंटरेस्ट लगेगा यदि चला गया क्रेडिट, तो it will be amount to be utilized of such wrongly availed IGST credit and extend the utilization will be extend to the total balance of electronic credit ledger under the head IGST, CGST, SGST together fall below the amount of the wrongly availed of IGST credit will यहां से अट्रैक्ट होगा इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 53। तो यदि सफिशिएंट अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन उसके अगर कम इंटरेस्ट है तो फिर आप कम बैलेंस पड़ा हुआ है तो जो डिफरेंस अमाउंट है ना उस बैलेंस पे स्टूडेंट इंटरेस्ट चार्ज होता है। ये चीज आपके बता रखा है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए क्लैरिफिकेशन है एक तरह से। फिर वेदर द क्रेडिट ऑफ कंपनसेशन सेस, जो सेस लगता था आपको ध्यान होगा, मैंने मोटर कार अपन परचेज करते याद करो तो मैंने कहा वहां 14% सीजीएसटी याद होगा, फिर एसजीएसटी आपके लग रहा था 14% और मैंने कहा कंपनसेशन सेस जिस स्टेट को नुकसान हो रहा है तो 22% सेस, तो मैंने कहा एक तरह जीएसटी हम पे कर रहे थे 50%। तो यदि अब सेस का भी हमने रॉन्गली अवेल कर रखा था और शॉर्टफॉल हो रहा है तो उस पर इंटरेस्ट क्या लगेगा, तो सेस का यूज सिर्फ सेस का पेमेंट करने में यूज करता है और किसी चीज का एडजस्टमेंट उसमें नहीं करना, तो सेस का सेपरेट कैलकुलेशन होगा। तो ये सेस की जो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्रेडिट ऑफ कंपोनेंट सेस अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंसीडरिंग ऑफ बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर द दिस वन। तो wrongly avail and utilize of IGST, CGST, SGST credit. ITC in respect of the compensation cess can be utilized only toward payment of the compensation cess। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये लिख सकते हो cess can be utilized only
पेमेंट ऑफ सेस, और सेस का मतलब है कंपनसेशन सेस। सेस का मतलब क्या हो गया, जो अपने लग रहा है, अपन बात करें कंपनसेशन सेस। तो उसमें कंसीडर हो रहा है। तो ये हमारे इस केस में स्टूडेंट आपके कंसीडर हो रहा है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो सेस का पेमेंट सिर्फ सेस का पेमेंट करने में ही काम आएगा, इसकी क्रेडिट और कहीं पे यूज नहीं होनी। तो क्रेडिट ऑफ कंपनसेशन सेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ एनी टैक्स अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो अपन लिख सकते हैं सेस अमाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज, मैंने हाथ से लिख रहा है वो देख लेना स्टूडेंट, कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एनी टैक्स अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो सेस को यूज नहीं करना आपको पेमेंट करने में, ये इसमें क्रक्स है, तो मैंने आपको हाथ से लिखा दिया। तो ये इस केस में आपके बता रहा है। तो उसको तो भैया आपको सेस का पेमेंट सिर्फ सेस के पेमेंट करने में ही यूटिलाइज करना होगा, और किसी भी आपके सीजीएसटी, एसजीएसटी के पेमेंट करने में नहीं यूज, कैन नॉट बी यूज नहीं करना। ये आपके इसमें आ गया। तो दो क्लैरिफिकेशन थे जो मैंने आपको करा दिए। अब लास्ट चैप्टर जो आप कहता है रिटर्न फाइलिंग, उसमें अपन आ जाते हैं रिटर्न फाइलिंग। एक टीडीएस में भी रहा है छोटा सा अमेंडमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए। चैप्टर 14 छोटा सा में अमेंडमेंट है, ज्यादा नहीं है। देखो, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ अब सर्विस दे रहा है, तो उसके लिए उन्होंने कहा गया कि उसे जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पहले तो जीएसटी नंबर लेना पड़ता था ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट है उसके साथ उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ता था, लेकिन अभी लेने की जरूरत नहीं है। यदि वो अपना पैन नंबर दे देता है और वो बता दे कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई में कहां रखूंगा, इंटरस्टेट सप्लाई रखूंगा, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करूंगा, चाहे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी कर रहा हूं तो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करूंगा, तो वहां ये डिक्लेरेशन दे देगा, तो उसे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज इस केस में, लेकिन वहां पर जीएसटीआर 8 जो ई कॉमर्स ऑपरेटर फाइल करेगा उसमें वो पैन नंबर में दिखाता जाएगा और उसकी सप्लाई को अपलोड करता जाएगा। अपलोड करते जाएगा तो आपके टर्नओवर एग्रीगेट होता जाएगा, और जैसे ही वो आपके पार्टिसिपेंट का टर्नओवर लिमिट को क्रॉस करेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करेगा, तो फ्लैग कर जाएगा और उसको फिर वहां जीएसटी नंबर लेने की रिक्वायरमेंट आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। तो ये उन्होंने कंसेप्ट आपके दिया गया है। तो डिटेल ऑफ टीसीएस फर्निश्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस है फर्निश्ड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू ओनली रजिस्टर्ड सप्लायर, केवल रजिस्टर्ड सप्लायर की देनी है। तो टीसीएस वो क्या करेगा, जो टीसीएस है वो रजिस्टर्ड सप्लायर का जमा कराएगा, तो रजिस्टर्ड सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा हो जाता है, तो जीएसटीआर 8 सबमिट करेगा रजिस्टर्ड सप्लायर की, और उसका टीसीएस किस में जमा करा देगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपके सप्लायर के अकाउंट में जमा करा देगा। तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विस, नाउ अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स, दोनों को क्या है, पहले सर्विस के लिए लिमिट थी, पहले इस लिमिट सिर्फ सर्विस के लिए थी, गुड्स के लिए आपको पता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करते थे सेक्शन 24 में। अब अनरजिस्टर्ड सप्लायर किसको आ गया, गुड्स का भी आ गया, पहले सर्विस का ही था, अब पहले मैंने कहा सर्विस आप 20 लाख तक सर्विस इंटरस्टेड सप्लाई कर सकते थे, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर सकते थे, अब उसमें गुड्स भी कवर कर लिया। ऑल्सो आर अलाउड टू मेक सप्लाई थॉट ई कॉमर्स टिल द टाइम देयर टर्नओवर डज नॉट एक्सीडिंग द प्रेस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट,
यानी उसके थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस नहीं करेगा। पहले तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर ही कर सकता था, अब सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ गुड्स को भी यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर दे दिया। और बस कंडीशन क्या है, वो इंट्रास्टेट सप्लाई करना चाहिए, इंट्रास्टेट सप्लाई नहीं करना चाहिए। Rule 67 has been amended to clarify, bring out that the detail of TCS furnished by e-commerce operator in form GSTR 8 shall be made available only to the registered supplier, as the supplier of unregistered person do not attract TCS। तो उनके लिए जब अनरजिस्टर्ड है तो उनके लिए टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं आएगी, भाई उनके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है, तो उनका यदि टीसीएस काटेंगे तो जमा कहां कराएंगे, तो उन पे टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं रहेगी। The detail of tax collected and source under section 52 furnished by the e-commerce operator shall be made available electronically to each of registered supplier on the common portal after filing of GSTR 8। तो जो भी GSTR 8 फाइल करेंगे तो इसमें रजिस्टर्ड पर्सन के वहां पर तो टीसीएस कलेक्ट करके हम जमा करा देंगे और उसको वहां दिख जाएगा और वो इसका क्लेम कर लेगा। क्लेमिंग अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड सोर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक, कहां जमा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर। तो टीसीएस कहां रिफ्लेक्ट करेगा, सप्लायर के, सप्लायर है उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लीजर में। टीसीएस के लिए जीएसटीआर 8 कौन फाइल करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर इस केस में फाइल करेगा। तो छोटा सा अमेंडमेंट है जो कि अपन ने देखा। अब रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में ले लेते हैं कुछ अमेंडमेंट्स। रिटर्न्स, अब उन्होंने डिबार कर दिया जीएसटीआर 1 फाइल करने से या आईएफएफ फाइल करने से। यदि आपने कोई भी डिफॉल्ट कर रखा है तो आप जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते। तो पहले वाले जो डिफॉल्ट है वो तो एज इट इज है, 2 डिफॉल्ट और देती है। पहला, यदि आपने बैंक अकाउंट 30 दिनों में, पहले 45 दिन हुआ करते ना कि आपने 30 डेज के अंदर यदि आपने अपना बैंक अकाउंट अपलोड नहीं किया पोर्टल पे तो आपका जीएसटीआर 1 नहीं लगा पाओगे। अब ये एक इन्होंने यहां पर कंसेप्ट ला दिया, तो डिबार कर दिया गया। तो उसको अपन बात करते हैं। यहां पे देखो एडिशनल, यानी पहले वाले रीजन तो है ही है, उनके अलावा एडिशनल केस और ला दिए उन्होंने, जिस केस के अंदर आप जीएसटीआर 1, इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। जीएसटीआर 1 अब आप इस केस में स्टूडेंट नहीं लगा पाओगे। पहला ये 2 केस और जुड़ गए, न्यू इंसर्ट हुए, न्यूली इंसर्ट, पहले वाले तो ही हैं, ये 2 नए केस और इंसर्ट हुए। ये 2 केस जुड़ गए जिसके अंदर आप जीएसटीआर 1 फाइल करने में डिबार हो जाओगे। थोड़ा चेंज कर लेता हूं। एडिशनल केस, दिस द एडिशनल प्रेस्क्राइब्ड विद इन द रजिस्टर्ड पर्सन, दिस द एडिशनल केस है ये, जिसके अंदर वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार फर्निशिंग द डिटेल आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1 और आईएफएफ फाइल करने से बाहर हो जाएगा। आईएफएफ फाइल करने से बाहर हो जाएगा। कौन कौन से हैं? 2 केस स्टूडेंट लेके चलते हैं अपन, 2 केस अपन लेके चल रहे हैं जिसके अंदर वो डिबार हो गया। पहला, ए रजिस्टर्ड पर्सन टू हुम इंटीमेशन हैज, कलर चेंज करता हूं है ना,
A registered person who an intimation has been issued common portal under the provision this one respect of the tax period या period shall not be allowed GSTR 1 या IFF नहीं फाइल कर पाएगा for a subsequent tax period unless either paid the amount equal to the excess of ITC as specified in the intimation furnishing the reply claiming the reason in respect of the amount of the excess ITC that still remaining to be paid required under the provision of rule this one। यानी आपको रिप्लाई लगाना है, ये आप नहीं लगाओ कि यदि आपने क्या कर लिया, एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली, आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली, तो एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली तो दो आपको कंसेप्ट बताते हैं, या तो उसका पेमेंट करो, पेड करो, या उसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई लगाओ। तो यहां पर उसने कहा आपको रिप्लाई लगाना है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, रिप्लाई। तो इस केस में रिप्लाई करना होगा जिसमें एक्सप्लेनेशन देना होगा, रीजन, रीजन देना होगा। पहली चीज है आपको या तो पेमेंट कर दो स्पेसिफिक टाइम में एक्सेस आईटीसी का, नहीं किया तो जैसे ही टाइम निकला आप जीएसटीआर 1 या आईएफएफ नहीं लगा पाओगे, या फिर आपने रिप्लाई लगा दिया कि भाई मेरा ये रीजन है, मैंने इस तरह से एक्सेस आईटीसी क्लेम की जो मेरी वैलिड है, तो आपने रिप्लाई लगा दिया और ये रीजन के साथ लगाया जो सेटिस्फैक्टरी है, तो आप जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल कर सकते हो, अदरवाइज जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल नहीं कर सकते। A registered person shall not be allowed furnishing GSTR 1 या IFF if he has not furnished the detail of bank account। आपको पता है बैंक अकाउंट फर्निश करना होता है विद इन द 30 डेज। अब आपको बैंक अकाउंट डिटेल देनी होती है, फर्निश्ड करनी होती है 30 डेज में, वो मैंने टाइम लिमिट बताया था उसमें विद इन 30 डेज। अब नहीं किया है तो अपने आप आपका जीएसटीआर 1 ब्लॉक हो जाएगा, यानी आप फाइल ही नहीं कर पाओगे, जीएसटीआर 1 आप फाइल नहीं कर पाओगे स्टूडेंट, ये चीज इसमें आपके बता रहे, तो फिर आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे। आगे लेते हैं, तो क्लियर हो गया होगा ये। लास्ट है ये, तो देखो इसका भी अपन देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, अब इसमें एक और अमेंडमेंट डाला गया कि अपन बात करते हैं कि आपको आईटीसी जो लेनी होती है, आईटीसी, तो जीएसटीआर 2B में जो आपका आईटीसी आ रही है वो अपन को क्लेम करनी होती है अपन को, मैंने कहा जीएसटीआर 3 के साथ। अब आपने मान लो एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली, एक्सेस आईटीसी कर ली, तो अब ऑटोमेटिकली आपके एआई यानी सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर हो गया, आपके ऑटो जनरेट होगी यहां मैनर डीलिंग द डिफरेंस इन आईटीसी। तो एक्सेस आईटीसी क्लेम किया तो ये ऑटो जनरेट होकर आ जाएगी रिपोर्ट। जनरेटेड स्टेटमेंट आएगा, इसमें डिफरेंस दिखाई देगा, तो पहले तो पोर्टल पे दिखाई देता, अब उसके मेल पे भी जाएगा और फिर आपको उसका पेमेंट 7 दिनों में कर देना है। तो आया तो उसका पेमेंट आपको या तो पेमेंट करना है 7 दिनों में,
यानी विद इन 7 डेज में पेड कर दो या रिप्लाई लगाओ। तो या तो रिप्लाई लगाओ या आपको पेमेंट करना होगा 7 दिनों में। तो ये इस केस के अंदर आपके बताया गया है। तो ये आईटीसी के लिए ज्यादा क्लेम कर लेते हैं ना अपन एक्सेस, तो उसके लिए उन्होंने कहा गया कि यदि कोई इस तरह से कर रहा है तो उसके लिए प्रोविजन लॉ में दिया गया है। तो देखो अपन बात करें यहां पे, न्यू रूल ये आपके इंसर्ट हुआ, ये देखो। अब उसके जो मेल आईडी है उस पर भी इंटीमेशन जाएगी, उसको बता रहा है। और फिर उसका आपको 7 दिनों में या तो पेमेंट करना है या 7 दिनों में उसका कॉमन पोर्टल पर रिप्लाई लगाना है। ये चीज आप बता रहे हैं। देखो स्टूडेंट, मैं बताता हूं आपको इसके लिए, वेयर द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इन ए रिटर्न फॉर ए टैक्स पीरियड फर्निश्ड बाय हिम फ्रॉम जीएसटीआर 3B एक्सीड आईटीसी अवेल टू सच पर्सन अकॉर्डेंस विथ ऑटो जनरेट स्टेटमेंट, जो कि कौन सा है, डिटेल ऑफ आईटीसी जीएसटीआर 2B। यानी जो जीएसटीआर 2B में जो अमाउंट आ रहा है उससे ज्यादा अमाउंट आपने आईटीसी का बुक कर लिया इन रेस्पेक्ट ऑफ सेड टैक्स पे बाय द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द परसेंटेज द सेड रजिस्टर्ड पर्सन शैल गिवन ए इंटीमेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली। तो इलेक्ट्रॉनिकली उसको इंफॉर्मेशन देंगे ऑन कॉमन पोर्टल। पहली चीज तो कॉमन पोर्टल पे देंगे। एंड सच कॉपी ऑफ इंटीमेशन शैल ऑल्सो बी सेंड, और साथ साथ कहां पर सेंड करेंगे, उसके ईमेल आईडी provided at the time of the registration and amended from the time to time. Said intimation highlight the said difference will be direct to him. या तो आपको पेमेंट कर देना है along with interest, pay amount equal the excess ITC avail in the said GSTR 3B along with interest payable under section 50 for the prescribed manner या फॉर्म में पेमेंट कर देना है। या फिर एक्सप्लेनेशन रीजन, एक्सप्लेन द रीजन देना है। अफोर्ड द डिफरेंस इन द आईटीसी ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज। 7 दिनों के अंदर आपको ये काम करना है। 2 काम करने हैं विद इन द 7 डेज में। सेवन डेज, 7 दिनों में 2 काम करने हैं। या तो आपको रिप्लाई कर देना है या आपको 7 दिनों के अंदर रिप्लाई करना है कि भाई मैंने एक्सेस आईटीसी क्यों क्लेम किया, या फिर पेमेंट कर देना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, पे प्लस इंटरेस्ट, दोनों को मिलाकर पेमेंट करना है। अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करना है। इसके साथ साथ अपन बात करते हैं, सच रजिस्टर्ड पर्सन शैल अपॉन रिसिप्ट ऑफ द इंटीमेशन, सैड इंटीमेशन अब आपको मेल पे आती है। पहले तो क्या ओपन पोर्टल पे दिखती थी, अब उसने कहा मेल पे भी आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी, ईमेल एड्रेस पे। ईमेल भी आपको करेंगे हम। Pay an amount equal to excess ITC specified intimation से आपको करना है in fully or partially along interest payable through the prescribed form and furnish the detail and electronically on the common portal. Furnishing a copy reply electronically on the common portal in आके incorporating the reason, उसके साथ रीजन भी लगाने क्यों आपने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया in respect of the common portal in excess ITC claim की है, has sterling remaining to be paid within the 7 days.
where an amount specified in the intimation remaining to be paid within the 7 days period where no explanation and reason is furnished by the registered person। कोई भी आपने पेमेंट भी नहीं किया और आपने उसका कोई रीजन भी नहीं लगाया, आपने रिप्लाई भी नहीं लगाया और रीजन नहीं दिया रजिस्टर्ड पर्सन इन ए डिफॉल्ट where the explanation reason furnished by the person is not found to be acceptable by the proper officer, या फिर proper नहीं है, proper officer को सही नहीं लगा, the said amount shall be liable to demanded in accordance, यानी अब डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेक्शन 73 सेक्शन 74 के साथ अपन रिकवर करते ना। सेक्शन 73 में तो क्या था कि आपका विदाउट इंटेंशन ऑफ फ्रॉड है, और सेक्शन 74 में इंटेंशन ऑफ फ्रॉड मानते हुए कंसीडर करते हैं। तो फिर अब वो आपके डिमांड में कंसीडर हो गया, तो अब वो क्या हो गया, डिमांड में। पेमेंट नहीं किया किसमें, इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 73 और सेक्शन 74। तो इस 7 दिनों में आपने रिप्लाई नहीं किया, नॉट पेड, या फिर नॉट रिप्लाई। तो फिर वो डिमांड में कंसीडर हो जाएगा। तो ये आपके स्टूडेंट, आपके जितने भी स्टेटरी अपडेट है मैंने हर चैप्टर के आपको कवर कर लिए, और क्या क्या स्टेटरी अपडेट है मैंने पूरे के पूरे आपको क्लास के अंदर भी बताए थे कुछ तो, और कुछ आपके स्टेटरी अपडेट मैंने आप करा दिए हैं। तो आपके कंप्लीट आपके स्टेटरी अपडेट जीएसटी के हो जाते हैं, कंप्लीट मैंने इनकम टैक्स के करा दिए स्टेटरी अपडेट। इसके अलावा स्टूडेंट मैंने आरटीपी भी करा दी, आपके इनकम टैक्स की भी और जीएसटी की भी। तो उसके एमसीक्यू बुकलेट के अंदर केस स्टडी थी वो भी कराई है, और साथ ही साथ जीएसटी केस स्टडी वो भी करा दी। इसमें जो आरटीपी में इस बार क्वेश्चन आए हैं, इनकम टैक्स में भी और जीएसटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसलिए आरटीपी को बहुत अच्छे से देख के जाना, क्वेश्चन करके जाना। एग्जाम में मई 24 में आरटीपी में से काफी क्वेश्चन कवरेज करेगा, और मैंने कहा स्टेटरी अपडेट को भी कवर कर रहा है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से करना है स्टूडेंट। तो अब आप पढ़ाई पे लग जाइए क्या। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।